नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2020 का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। दूसरा कथन है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वत्ताक्षी उत्पन्न करते हैं। तीसरा है चक्रवाती की वत्ताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 सेल्सियस डिग्री कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है केवल 2, चौथा है 1 और 3। तो आप लोग अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले हम देख लें कल आप लोग से कुछ प्रश्न किए गए थे, उसका अगर हम लोग जवाब देंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि जब अमेरिका ने 1945 में जापान में परमाणु बम गिराया था, 2 परमाणु बम गिराए थे, वो किस तारीख को गिराए थे, उन परमाणु बम का क्या नाम था। तो आप लोग को बता दें वो 2 परमाणु बम जो गिराए गए थे वो एक था हिरोशिमा में, जापान की एक हिरोशिमा जगह में, दूसरा नागासाकी में आपको बता दें 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम फैटमैन रखा गया था। और हिरोशिमा में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। आपको पता होगा 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से और 1945 तक, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था ये 2 राष्ट्रों के बीच चला था, एक मित्र राष्ट्र था, दूसरा ध्रुवी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र के अंदर जो देश आते थे उसमें से रूस थे, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका था। और जो ध्रुवी राष्ट्र में देश आते थे वो उसमें क्या था, जापान, जर्मनी और इटली देश ये आते थे। आपको पता होगा मित्र राष्ट्र जीता था। मित्र राष्ट्र जीतने का मेन कारण ये था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने का मेन कारण ये था कि अमेरिका ने जापान पे उनके 2 जगहों पे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। आपको पता है अमेरिका जो है वो कुछ दिनों बाद द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन एक बड़ी सुपर पावर शक्ति के रूप में उभरा और जापान पे परमाणु बम गिराया था। इससे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। उसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला था, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जांच एजेंसी के हलफनामे से केजरीवाल के अंतिम जमानत मिले तो हो सकती है मुश्किल। ईडी की दलील, चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार है और ना तो संवैधानिक अधिकार है। आपको पता होगा जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्हें आबकारी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर 20 तारीख की सुनवाई होने की बात हो रही थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो याचिका जता रही थी, विचार कर रही थी कि संकेत ऐसे दिया जा रहा था कि इन्हें सीएम को जमानत दे दिया जाए प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन ईडी इस पर हलफनामा दर्ज की और बोली कि किसी भी को ऐसे लेकिन ईडी ने आपत्ति जताई इसमें कि चुनाव प्रचार करने के लिए अभी तक किसी प्रत्याशी को जमानत नहीं मिली है। अगर आप लोग इन्हें कोई विशेष प्रावधान देते हैं, इन्हें अगर आप जमानत देते हैं तो आगे जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, कोई भी नेता उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे देश में कभी ना कभी चुनाव होते हैं, दोनों चुनाव प्रचार करने के लिए सरकार से अपील करेंगे कि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए उनकी जो दलील थी उन्हें उनकी जमानत दिए जाए। तो ऐसा करना ईडी उसमें हलफनामा दर्ज किया। देखते हैं इसका क्या परिणाम निकल के आता है। विशेष राहत कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसी होगी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार करने की अंतिम जमानत दिया जाना जन समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा ही होगा, क्योंकि इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनाव की आड़ में जांच के नजरअंदाज करने चाहेंगे और पंचायत चुनाव हो या नगर पालिका हो या फिर आम चुनाव हो, यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो प्रचार के लिए अंतिम जमानत वो मांगेंगे ही। इसी पे लेके ईडी ने इस पे रोक लगाई है। भारत को अस्थिर करने में जुटा अमेरिका, रूस कह रहा है
अमेरिका उठ रहा है भारत पर सवाल, रूस ने किया भारत का पुरजोर समर्थन, कहा पन्नू की हत्या की साजिश का अभी नहीं दिया गया कोई ठोस सबूत। राजनीतिक साझेदार देश अमेरिका की एजेंसियों की तरफ से भारत को काफ़ी कभी धार्मिक आज़ादी के मुद्दे पे तो कभी खालिस्तानी समर्थक आतंकी जो गुरबंश सिंह पन्नू ने कोई ना कोई बात उठाती रहती है। लेकिन भारत ने इसमें साफ कर दिया कि वो भारत कोई भी हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा तो ये कोशिश करेगा तो ये गलत बात है। तो इसी पे लेके भारत ने साफ जवाब दे दिया है। और आपको पता है भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश का मतलब क्या होता है? भारत जब कोई भी राष्ट्र या फिर कोई भी राज्य संप्रभु कैसे कहलाएगा? संप्रभु राष्ट्र बनने के 4 तत्व होते हैं, आपको पता होगा। जनसंख्या, निजनता, भूभाग, क्षेत्रफल, संगठन और एकता। ये जो जब किसी भी राष्ट्र के पास ये सारे होंगे, कोई दूसरा देश उसके आंतरिक मामले या बाहरी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वो एक संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। मैं आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आपात में उगाही नेटवर्क के तय में जाना चाहती है सीबीआई। अब देख रहे हैं वो जो दिल्ली की जो एक आपको पता है आम आदमी की तरफ से शुरू की गई एक अस्पताल है जिसमें सभी के साथ सभी को निःशुल्क जो दवा देने की बात हो रही है ना, उसी पे भ्रष्टाचार के आरोप कुछ लगाए जा रहे हैं। तो ये लेके बातें चल रही हैं। अब यहाँ आपको पूरी इलेक्शन से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप लोग के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता नहीं है। क्योंकि आपको देखते हैं कि सभी जो नेता होते हैं एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, फिर उसका जवाब देखते हुए कोई दूसरा पलटवार करेगा, उस पर वही इसी का जवाब देते रहेंगे। और वही देख रहे हैं प्रचार प्रसार चल रहा है इस समय पूरा। परस्पर हितों से तय होंगे भारत व मालदीव के रिश्ते, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा और भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के बीच दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता, क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। जयशंकर ने दिलाया याद कि कैसे जनहित में मालदीव में विकासात्मक परियोजना को मदद दे रहा है भारत। अभी 2 दिवस के लिए जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए हैं, उसी पर लेकर चर्चाएँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया गया सम्मानित। अभिनेत्री वैजयंती माला और अभिनेता चिरंजीवी को पद्म भूषण और गायक सोमदत्त बट्टू केरल के किसान सत्यनारायण को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको पता होगा भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की थी। सबसे पहले किसे मिला था तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और आपको पता है कुछ माह पहले इनकी घोषणा हुई थी कि इन लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें गुरुवार को राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। संसदीय प्रणाली की समस्याएं। संसदीय प्रणाली की समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार करना चाहिए। वैसे तो हमारी व्यवस्था संसदीय है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति वाली है। आपको पता है जो संसदीय प्रणाली जो है ये हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत से देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिए गए हैं। जैसे आपको पता होगा मौलिक अधिकार वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, नीति आयोग तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया था। और कौन कौन से और स्रोत हैं जो दूसरे देश से लिए गए थे, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। इसके बारे में मैंने एक पेज जो अपने इसी चैनल में पेस्ट की थी, तो इसे आप लोग जाके देख सकते हैं भारत के स्रोत किस किस देशों से लिया गया है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि आपको अगर हम बता दें कि राष्ट्र में दो मुख्य होते हैं, एक नाम मात्र के, एक वास्तविक। आपको पता होगा नाम मात्र के हमारे राष्ट्रपति और वास्तविक जो है प्रधानमंत्री की जो कार्यपालिका है ना, उन्हीं की बात है पूरी संसदीय प्रणाली में। और एक अध्यक्षात्मक होती है, मतलब राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, उसी के पास सारी शक्ति होती है। केंद्र मतलब राष्ट्रपति एक केंद्र होता है, उसी के पास सारी शक्ति होती है, उसी के पास से सारी शक्ति का वितरण होता है, शक्ति का जो पृथक्करण होता है उसी के पास से होता है अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है। क्यों दिवालिया हो रहे हैं अमेरिका बैंक? पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियां अमेरिका में बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न समस्या का हाल नहीं निकाल पा रही है। अमेरिकी अर्थशास्त्री मानने लगे कि आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में विश्व को नए आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है। इन अर्थशास्त्रियों को स्पष्ट संकेत भारत की ओर है, क्योंकि बीते कुछ दशकों में भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित मॉडल भारत के आर्थिक समस्याओं को हल करने में सफल रही है। और आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में पूरे 3रे नंबर पर आ चुकी है।
विदेशी निवेश की निकासी से 1062 कुल अंक लुढ़कर सेंसेक्स 72,404 पर बंद हुआ था। बीसीआई सूचकांक निफ्टी 445 अंक गिनकर 22,000 के स्तर नीचे आ गया है। 7.34 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है निवेशकों की संपत्ति में और 5,336 करोड़ रुपए शेयर बेचे विदेशी निवेशकों को गुरुवार को। देखने किस किस क्षेत्र में गिरावट आई। तेल व गैस के क्षेत्र में गिरावट आई है। कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में आई है, जो जीएसटी है, धातु और उद्योग, यूटिलिटी और कमोडिटी जो है उनके क्षेत्र में कुछ गिरावटें आई हैं। चुनावी अनिश्चितता के चलते घरेलू निवेशकों ने बनाई बाजारों से दूरी और मुनाफा वसूली के लिए विदेशी निवेशक लगातार कर रहे हैं शेयर की बिक्री। यह आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। निजी हत्याकांड मामले में कनाडा ने नहीं दिया साक्ष्य, लेकिन 3 भारतीयों की कनाडा में हो गई गिरफ्तारी। कनाडा सरकार ने कार्रवाई के संबंध में भारत की दी सूचना। पाकिस्तान के ग्वादर में आतंकी हमले में 7 सैनिकों की मौत। अभी किसी समूह ने नहीं ली इस हमले की पूरी जिम्मेदारी। पंजाब के खानेवाल निवासी के मजदूर नई के दुकान में काम करते थे। अगर आप लोग देखें ये पाकिस्तान का जो बंदरगाह है उसे अगर आप लोग मैप में देखना चाहें तो अगर हम इसके बारे में बात करें, ये आपको पूरा पाकिस्तान का मैप देखने को मिल रहा होगा। ये यहाँ पर आपको ग्वादर बंदरगाह देखने को मिल रहा होगा। ग्वादर पोर्ट यानी बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है। इधर आपको बलूचिस्तान ये प्रांत आपको देखने को मिल रहा होगा। इस बंदरगाह का निर्माण चीन की नीति से हुआ है। जो ये आपको एक डॉट डॉट करके एक लाइन दिख रही है, CPEC, इसी से निर्माण हुआ है। इस बंदरगाह का निर्माण चीन की नीति से हुआ है। मतलब बंदरगाह में पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के मुख्य माना जाता है और इसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक लिंक माना जाता है। और जो कराची है आपको यह सिंध देखने को मिल रहा होगा। सिंध के यहाँ जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा कराची बंदरगाह। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। इधर आपको देखने पूरा जम्मू कश्मीर देखने POK जो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पर आपको पंजाब और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी उधर आपको देखने को मिल रही होगी। मैप में देखने का मतलब मेन ये होता है कि आप लोग अगर मैप में देखेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसकी मतलब राजनीति की स्थिति क्या है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति क्या है, जिससे आप लोग अच्छे से अगर समझे रहेंगे तो आप लोग से कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसका आंसर अच्छी तरह से दे सकेंगे। बाकी इधर आपको देखिए खेल से जुड़ी खबरें आपको मिलेंगी। IPL चल रहा है इस समय। कोहली का कैच छोड़ना किसको पड़ा भारी। RCB ने पंजाब को 60 रन से हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर। विराट ने खेली 92 रनों की शानदार पारी। अब देख रहे हैं IPL चल रहा है, चेन्नई को चाहिए जीत। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली पहली पनडुब्बी बनी USS टाइटन। 1960 में आज ही USS टाइटन दुनिया का चक्कर पूरा करने वाली पहली पनडुब्बी थी। परमाणु संचालित पनडुब्बी टाइटन्स ने मध्य अटलांटिक में मिशन की शुरुआत की थी। प्रशांत और हिंद महासागर को पार करते हुए 60 दिनों में 21 घंटे में टाइटन की यात्रा पूरी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। 1994 में आज ही के दिन नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उनके चुनाव से दक्षिण अफ्रीका में 300 से अधिक वर्षों से श्वेत शासन का अंत हो गया था। नेल्सन मंडेला रंगभेद के विरोधी में लंबी लड़ाई लड़ी थी और 27 वर्षों तक जेल में भी रहे हैं। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अब आप लोग बता सकते हैं कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था नेल्सन मंडेला को, तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। 12% बच्चों को खतरे के टीके नहीं लगे। भारत में खुराक नहीं लगना चिंता का विषय है। अगर हम खसरा जो टीका है उसके बारे में अगर हम बात करें, खसरा तीव्र संक्रामक बीमारी है जो कि रूबेला विषाणु द्वारा उत्पन्न बच्चों में फैलती है जिनका टीकाकरण नहीं होता है। इसकी वजह से शरीर पर धब्बे, अंधेपन, निमोनिया की शिकायत तथा मृत्यु भी हो सकती है। खसरे से बचाव के लिए खसरा रूबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2001 में शुरू की गई खसरा एवं रूबेला पहल अमेरिका रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र
यूनिसेफ यानी UNICEF तथा WHO के नेतृत्व में एक वैश्विक साझेदारी है। इसका टीका आमतौर पर 12 वर्ष से 18 महीने की उम्र में दिया जाता है। सबसे कम जो मिले हैं केस ये तमिलनाडु में देखने को आपको मिल रहा होगा और 30% पात्र बच्चों के लिए खसरा टीका युक्त MVA में मिला है। पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, उसी पे लेके ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है, जहाँ सबसे ज़्यादा ये केस देखने को मिला वो नागालैंड में इसकी भरमार देखने को मिल रही है। मित्र, आपको मूवीज़ जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर इंटरेस्ट हो पढ़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कल आप मुझसे कोई प्रश्न पूछा था कि आसियान में कितने देश हैं, तो आपको बता दें आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं, टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। आपको अगर उनके नाम पता बताने हो तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। आपको पता जो तिमोर लिस्ट है वो आसियान कंट्री का नवीनतम मेंबर है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस कथन का सही उत्तर क्या होगा, तो आप लोग को बता दें इस कथन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए हम लोग इसका विश्लेषण देखते हैं। जेट प्रवाह यानी जेट स्ट्रीम एक भू आकृति वायु है जो क्षोभमंडल की ऊपरी परतों के माध्यम से क्षैतिज रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर बहती है। जेट स्ट्रीम वहां विकसित होती है जहां विभिन्न तापमान वायु राशियां मिलती हैं, इसलिए आमतौर पर सतह का तापमान निर्धारित करता है कि जेट स्ट्रीम कहाँ बनेंगी। तापमान में जितना अंतर अधिक होगा, जेट स्ट्रीम के अंदर वायु का वेग उतना ही अधिक होगा। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के में 20 अक्षांश ध्रुवों तक विकसित होती, अतः कथन एक सही नहीं है। चक्रवात दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात की आंख के रूप में जाना जाता है, जहाँ केंद्र में वायु शांत होती है और वर्षा नहीं होती है। हालांकि शीतोष्ण चक्रवात में एक भी स्थान ऐसा नहीं होता जहां वायु और वर्षा निष्क्रिय हो, इसलिए चक्रवात की आंख का निर्माण नहीं होता है, अतः कथन 2 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख का तापमान गर्म होता है, साथ ही यह गर्म तापमान की तूफान को तीव्रता प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। आप आज का जो पूरा ये क्वेश्चन था ये आपको भूगोल से देखने को मिलेगा, भूगोल का ये पूरा प्रश्न था। अगर आप लोग जलवायु के बारे में पढ़े, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, कौन कौन से जलवायु होते हैं, किस तरह से जलवायु किस दिशा में बढ़ती है, किस 6 महीने में जलवायु परिवर्तन होकर किस 6 महीने में किस दिशा की ओर प्रवाह करती है, जिससे भी आप लोग पढ़े होंगे तो इसे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।